ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आप सभी को लद्दाख की टोटल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आईएलपी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, क्या लद्दाख के अंदर फैमिली वाली गाड़ी अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, इन सभी टॉपिक पे आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो रूट था, मैं श्रीनगर होकर लेह लद्दाख गया था और वापस मनाली से होकर राजस्थान आ गया था। और दूसरी बात ये कि हाँ, ये चीज़ सही है कि लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर जो लेह मेन सिटी है, वहाँ से अगर आप खरदुंगला जा रहे हो, तुरतुक विलेज जा रहे हो, पेंगोंग जा रहे हो, हानले जा रहे हो, तो आपको आईएलपी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा तो आईएलपी आपको तुरतुक विलेज, हानले अगर कहीं पर भी जाना है तो आपको आईएलपी बनाना पड़ेगा। और आईएलपी बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता था ऑनलाइन, एक तरीका होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप बनाते हैं तो आपको 24 से 48 घंटों का समय लगता है उसको ऑनलाइन प्रोसेस होने में, और 400 रुपये के आसपास इसका चार्ज लगते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो आईएलपी लद्दाख की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप जितने चाहे उतने टिक कर सकते हैं, जितनी जगहों पर आपको जाना है उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और दूसरा तरीका हो गया ऑफलाइन का। ऑफलाइन के अंदर आप होटल वाले से बात करके बना सकते हैं। शायद 500 रुपये लिए थे मेरे से, 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और बिल्कुल एकदम हैंड टू हैंड बना के दे दिया था आपको। ऑनलाइन के अंदर 24 से 48 घंटे लगते हैं, पर ऑफलाइन के अंदर हैंड टू हैंड बन जाता है। गाड़ी आपके नाम पर ही होनी चाहिए, या फिर गाड़ी आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे होनी चाहिए, ब्लड रिलेशन के अंदर। अगर आपके मम्मी के, पापा के, या आपके भाई के, या आपकी बहन के नाम पर है तो आप उनका भी एक एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके दिखा सकते हैं कि ये मैं बहन के नाम पे है, जैसे कि। तो बहन के अंदर पिता का नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि ये इसके पिता का नाम है और ये मेरे पिता का नाम है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसका मतलब ये मेरी बहन है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं जो 100 सीसी की बाइक लेके लेह लद्दाख गया था, तो अगर लेह लद्दाख अगर आप भी जाना चाहते हैं अपनी 100 सीसी बाइक से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक्सेल भी ले जा सकते हो, स्कूटी भी ले जा सकते हो। पर अगर आपको खरदुंगला और उमिंगला जैसे पासेस करने हैं, जो कि 19,024 फीट की ऊंचाई पर है, जो 17,384 फीट की ऊंचाई पर है, अगर ये पासेस आपको करने हैं तो इनके अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर क्या क्या समस्या आ सकती है? एक समस्या ये आ सकती है कि आपके जो एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर एयर फिल्टर ऑक्सीजन नहीं ले पाता, जिस वजह से आप एक एयर फिल्टर को निकाल सकते हो। उसकी वजह से थोड़ी बहुत गाड़ी के अंदर एनर्जी आ जाएगी और गाड़ी थोड़ी आसानी से चल जाएगी। दूसरी ये आएगी कि आप अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे हो, 19,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हो जैसे उमिंगला के लिए, तो आपकी गाड़ी का जो पावर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी केवल फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चढ़ेगी। फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या 30 की स्पीड से, इससे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगी। और उमिंगला बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, कम से कम भी 50, 60, 70, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के ऊपर है। तो गाड़ी के ऊपर ज़्यादा देर तक अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर चलाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 125 सीसी की बाइक है तो वो लेके जाओ, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर 115, अगर 100 सीसी की बाइक है, जैसे एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर की बात करते हैं अपन, तो उनके अंदर आपको थोड़ा उमिंगला और खरदुंगला करने में समस्याएं आ सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, पर थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपने कभी पहाड़ों में ड्राइविंग नहीं करी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहाड़ों में गाड़ी चलाना थोड़ा सा हाईवे पे चलाने से थोड़ा डिफरेंट होता है। जब अपन राइट इंडिकेटर या लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं तो पहाड़ों में इनका मतलब होता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। अगर जैसे कोई ट्रक आगे चल रहा है, अपने अपन उसको हॉर्न दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर उसने राइट इंडिकेटर दिया तो वो आपको इशारा कर रहा है कि आप राइट साइड से आगे की तरफ निकल जाओ। डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, तो पहाड़ों के अंदर हमेशा कम से कम ब्रेक का यूज़ करो। उसको गियर के अंदर रोकने की कोशिश करो। जैसे कि अगर गाड़ी फोर्थ गियर में है तो गाड़ी को थर्ड गियर में लेके आओ, सेकंड गियर में लेके आओ, क्लच छोड़ो धीरे धीरे। ऐसे करते करते गाड़ी को धीरे करो। पहाड़ों के अंदर अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है तो अगर आप ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ब्रेक फेल होने के चांसेस 90% रहेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप करते रहोगे तो वो गर्म हो जाती है, उनकी शायद प्लेट, जो डिस्क ब्रेक वाली प्लेट रहती है वो गर्म हो जाती है, जिस वजह से बहुत बार ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये कहा मैंने बहुत सारी जगह, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हुआ है। और अगर ब्रेक फेल हो गए तो फिर दुर्घटना होना जान लाजमी है। पहाड़ों के अंदर अगर ब्लैक आइज है तो ब्लैक आइज के अंदर कभी भी ब्रेक का प्रयोग ना करें। अगर आप ब्रेक का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी फिसलने के चांसेस हैं।
90% गाड़ी फिसलने की चांसेस है। तो गाड़ी के पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलाते समय एक चीज़ का एक और ध्यान रखें, वहाँ पर अंधे मोड़ बहुत आते हैं, मतलब ब्लाइंड स्पॉट कह दो या फिर एकदम अचानक से कट आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गाड़ी हमेशा पहाड़ों के अंदर स्लो चलाएं, मोड़ के ऊपर होगी। तो अब ज़रूरी सामान की बात कर लेते हैं कि भाई अपन ट्रिप पर जा रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी सामान है। मेरी नज़र के अंदर आपको राइडिंग जैकेट अनिवार्य है। अनिवार्य कहने का मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस अगर किसी भी कारण से अगर दुर्घटना हो गई है तो सबसे पहले शोल्डर, चेस्ट, हैंड, तो इन चीज़ों का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अरे घुटनों का। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप राइडिंग जैकेट लें साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक अच्छी कंपनी का हेलमेट भी ज़्यादा ज़रूरी है, स्टील बड का है मेरे पास में, जो ISI DOT वाला सर्टिफाइड है, जो ग्लोबल चलता है। और उसके अलावा एक अगर लद्दाख साइड के अंदर जा रहे हैं या किसी भी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो आप एक ग्लव्स, वाटर प्रूफ वाले ग्लव्स भी साथ में रखें। चाहे 100-150 रुपये के अंदर आपको श्रीनगर मार्केट में, या मनाली से जा रहे हैं तो मनाली मार्केट में मिल जाएंगे 100-150 रुपये में। और एक रेन कोट भी आप साथ में रखें, क्योंकि बारिशों का भरोसा नहीं होता, बारिश कभी भी आ जाती है। रेन कोट भी एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। एक स्लीपर की जोड़ी भी हमेशा साथ में रखें। और जो बाइक के ऊपर जो बैग लगते हैं उसके ऊपर जो रेन कवर आता है, रेन कवर के साथ साथ एक बड़ी वाली पॉलीथीन जरूर रखें साथ में। जैसे कि कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की हो गई या फिर कूलर की हो गई है, तो बड़ी वाली पॉलीथीन साथ में रखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि ये काम नहीं करता है, रेन कवर या फट जाता है, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। बड़ी वाली थैली थोड़ी सेफ्टी के लिए अच्छी रहती है। ऑक्सीजन वाली जो टेबलेट आती है, जिस सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, वो टेबलेट। उसके अलावा सिर दर्द की टेबलेट, बुखार की टेबलेट, दस्त की टेबलेट, एलर्जी की टेबलेट, ये हमेशा साथ में रखें। एक एक्स्ट्रा बंजी भी हमेशा साथ में रखें। गाड़ी के पेपर हमेशा साथ में रखें, हार्ड कॉपी भी रखें, सॉफ्ट कॉपी भी रखें। गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या करवाना चाहिए, तो गाड़ी के अंदर मेरा मानना है कि ट्यूबलेस वाली बाइक लेके जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ट्यूब वाली पंचर हो गई तो आपको 50-60 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक बहुत बार पंचर निकालने वाले नहीं मिलते हैं। और नियम और कायदे ये कहते हैं कि 5 बजे के बाद में पहाड़ों में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। भगवान न करे अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो गया या किसी भी प्रकार से अगर बाइक खराब हो गई है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट के अंदर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि आप 5 बजे के बाद में गाड़ी ड्राइव ना करें, वरना आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके अलावा बाइक के अंदर एक स्पार्क प्लग भी साथ में रखें एक्स्ट्रा के अंदर। एयर फिल्टर का आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। और पंचर किट भी आप साथ रख सकते हैं। और एक एयर पंप भी आता है जिसको भी आप साथ रख सकते हैं, 1000-1500 रुपये का आता है। और बाइक को एक बार मैकेनिक से चेक करवा ले, अच्छी कंडीशन में ऐसी चल रही है या नहीं चल रही है, पिकअप कैसा है, सब कुछ कैसा है, तो ये चीज़ भी है। एक सवाल पूछा गया है कि सोलो या ग्रुप टूर कौन सा बेस्ट है। तो भाई मेरे को पर्सनली सोलो ट्रैवल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन अपन खुद लेते हैं। अगर खुद अगर कोई भी गलती करूंगा मैं तो उसका खामियाजा भी मेरे को भुगतना पड़ेगा, इसलिए मेरे को सोलो ट्रिप ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। ऊपर से अगर जैसे मेरा अगर यहाँ पर 10 दिन रुकने की इच्छा हुई तो मैं यहाँ पर 10 दिन रुकूंगा, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। और थोड़ा फैसला लेने में फ्यूचर के अंदर भी अगर आप जो फैसला लेते हो तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी रहती है, इसलिए मेरे को सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई टोटल कितना खर्चा आया आने जाने में, पेट्रोल सारा कुछ? भाई मेरा 22,303 रुपये खर्च हुआ है, जो मैं बताया था। AK-47 रवि ने एक सवाल पूछा है कि भाई कितने दिन लगे, तो भाई मेरे को 20 दिन लगे हैं। बाकी सब चीज़ें आप भगवान भरोसे चल छोड़ दो, क्योंकि हर एक चीज़ का समाधान अपने पास में नहीं है। अगर जैसे रास्ते के अंदर कहीं लैंडस्लाइड हो गई है तो क्या आप साथ में जेसीबी लेकर थोड़ी ना चल सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें भगवान के लिए भी छोड़ दो। तो धर्मेश सेन का एक सवाल है कि भाई आप मनाली वाले रास्ते से ही क्यों नहीं गए, आप उस रास्ते पर ज़्यादा एडवेंचर है क्या? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मनाली वाले रास्ते से इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को श्रीनगर वाला और मनाली वाला दोनों रूट कवर करने थे। तो मैं इसलिए श्रीनगर होके गया था कि मैं पहलगाम भी चला जाऊँगा। पहलगाम के अलावा मेरे 2-3 जगह जाना था मेरे को, पर किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया था। इसीलिए मेरे को दोनों रूट कवर करने थे, इसलिए मैं गया था। लद्दाख महेश कुमावत महावीर सिंह ने वापस एक सवाल पूछा है कि लद्दाख टूर पर राइडिंग गेयर कितने इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, भगवान ना करे, तो आपके सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महावीर सिंह ने हमसे पूछा है कि भाई कैंपिंग टेंट जरूरी है या होम स्टे या होटल। भाई मैं हमेशा होम स्टे या होटल ही प्रेफर करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत बार क्या होता है ना, पहाड़ों के अंदर जैसे स्नो लेपर्ड आ जाते हैं या बहुत बार अचानक बारिश आ जाती है, मौसम पहाड़ों में चेंज हो जाता है। तो मैं हमेशा कैंपिंग से दूर रहता हूँ।
क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर 100-200 रुपये लग रहे हैं, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तक भी लग रहे हैं ना, तो आप एक बार होटल के अंदर रहोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील रहोगे। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। उसके अलावा भी अच्छे से अच्छा बिस्तर मिल जाएगा सोने के लिए। तो मेरे को लगता है कि भाई अगर 500 रुपये तक है तो आप डॉर्मेट्री या इनमें ज़्यादा रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पवन ने एक सवाल पूछा है। पवन बोल रहा है कि भाई वहाँ पे होटल की प्राइस क्या है? तो भाई वहाँ पे होटल डॉर्मेट्री के अंदर रुका था मैं, पर आराम से अगर आप लोगे तो 500 से लेके 5000 तक मिल जाएगी। एक नारू करके कोई आईडी है, शायद इसमें कुछ लिखा नहीं लिखा है। तो 19,024 फीट वाला सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? तो भाई आप उमिंगला जाओगे तो उमिंगला के वहाँ पे साइड में कैफ़े है, कैफ़े से आप ले सकते हो, 100 रुपये चार्ज है।